नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इससे पहले भी हमने सीआरपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यूज का वीडियो हमने अपलोड किया है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताया कि 4 कथनों में से आपको असत्य कथन छांटना है। तो अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होने पर सेशन न्यायालय उसको उन्मोचित कर सकता है। ये बात सही है। सीआरपीसी सेक्शन 227 के अंतर्गत उन्मोचन के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए यदि कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो एक सेशन न्यायालय उसको उन्मोचित कर सकता है। धारा 241 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता के अभियुक्त द्वारा दोषी होने का अभियोग करने पर उसको साक्ष्य लिया बिना मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी सिद्ध किया जा सकता है। ये भी बात सत्य है। और वारंट प्रकरण में आरोप की बहस सुने बिना आरोप विवेचित किए बिना अभियुक्त को अभियोग का सारांश सुनाया जाता है। यह बात असत्य है। सीआरपीसी सेक्शन 240 और 41 के अंतर्गत ये प्रावधान है। सीआरपीसी सेक्शन 240 आरोप विवेचित किए जाने के बारे में प्रावधान करता है, जिसके अनुसार यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो, सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा कोई अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका उस पर आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभियोग करता है या विचारणा किए जाने का दावा करता है। तो यह बात असत्य है कि वारंट प्रकरण में आरोप की बहस सुने बिना, आरोप विरचित किए बिना अभियुक्त को अभियोग का सारांश सुनाया जाता है। इसकी और ये बात सत्य है कि बिना किसी उचित कारण के न्यायालय में अभियोजन दायर करने पर विपक्ष को प्रतिकर दिलाया जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 250 इस संदर्भ में प्रावधान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 250 के अनुसार उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर यदि कोई परिवार पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तला पर संस्थित की मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या एक से अधिक व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई होती है, तब अभियुक्त को उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो मजिस्ट्रेट उनको उन्मोचन या दोषमुक्ति के अपने आदेश द्वारा यदि वह व्यक्ति जिसको कि परिवार या इत्तला पर अभियोग लगाया गया था उपस्थित है, तो उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह तत्काल कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को या उससे, जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं, तो उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न दे, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो हाजिर होने के लिए उपयुक्त रूप से कारण दर्शित करने के लिए उसके नाम सम्मन जारी किए जाने का निर्देश दे सकता है। तो सीआरपीसी की धारा 250 बिना किसी उचित कारण के न्यायालय में अभियोजन दायर करने पर विपक्ष को प्रतिकर दिलाए जाने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है कि प्राइवेट परिवाद को वापस लेने के लिए कौन प्रार्थना कर सकता है। तो प्राइवेट परिवाद को परिवादी वापस ले सकता है
इस संदर्भ में सीआरपीसी सेक्शन 257 प्रावधान करता है। धारा 257 परिवाद को वापस लिए जाने के संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि कितनी अवधि तक की कारावास के प्रकरणों में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? तो 2 वर्ष तक के कारावास के प्रकरणों में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। यह प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से पूछा गया है। अध्याय 21 के अंतर्गत समरी ट्रायल के संदर्भ में प्रावधान बताए गए हैं और इसी के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के बारे में शक्तियां प्रदान की गई हैं सीआरपीसी सेक्शन 260, जिसके अंतर्गत बताया गया कि 2 वर्ष तक की कारावास से दंडित अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त विचारण करने के लिए कौन सक्षम है? तो समरी ट्रायल करने के लिए उपरोक्त सभी सक्षम है सीआरपीसी सेक्शन 260 के अनुसार। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस बात के लिए समरी ट्रायल करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कितने कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो 3 मास तक का कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 262 की उपधारा 2 के संदर्भ में इस संदर्भ में प्रावधान करती है। सीआरपीसी की धारा 262 प्रावधान करती है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के संदर्भ में और धारा 262 उपधारा 2 प्रावधान करती है कि 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोषसिद्धि के मामले में ना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है इसके अंतर्गत कि संक्षिप्त विचारण में वारंट मामलों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये कथन असत्य है। यह प्रश्न पूछा गया सीआरपीसी सेक्शन 262 से। सीआरपीसी की धारा 262 प्रावधान करती है कि इस अध्याय संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार की होगी। तो इस अध्याय के अधीन विचारणों में से इसके पश्चात जैसा वर्णित है उसके सिवाय इस संहिता में संबंध मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, न कि वारंट मामलों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये बात असत्य है। इसके विपरीत यदि साक्षी के उपस्थित होने में अनुचित विलंब व और असुविधा हो रही हो तो न्यायहित में कमीशन जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। धारा 284 कमीशन नियुक्त किए जाने के बारे में प्रावधान करती है। धारा 284 प्रावधान करती है कि कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जा सकता है। अगला है इसी में कि ये भी सत्य है कि कमीशन उस मुख्य महानगर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर साक्षी मिल सकता है। ये प्रावधान करता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 285 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कमीशन किसको जारी किया जाएगा। तो कमीशन उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिताओं के अंदर ऐसा साक्षी मिल सके। तो ये बात भी सत्य है और ये भी सत्य है। और ये बात भी सत्य है कि जब जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान किसी आवेदन में लोक सेवक के बारे में अभिकथन है तो शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है। ये बात भी एकदम सत्य है। यह पूछा गया सीआरपीसी सेक्शन 295 के अंतर्गत यह प्रावधान दिए गए हैं कि लोक सेवक के आचरण के बारे में, इसके सबूत के बारे में शपथ पत्र दिया जाना। जब किसी न्यायालय में इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान कोई आवेदन किया जाता है, उसमें किसी लोक सेवक के बारे में अभिकथन किए जाते हैं, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथ पत्र
द्वारा साक्ष्य दे सकता है, और यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिए जाएं। तो प्रस्तुत प्रश्न के अंतर्गत ये बात असत्य है, इसके विपरीत ये भी सत्य है, तीनों बातें असत्य हैं। सीआरपीसी सेक्शन 262(1) के अनुसार ये बात असत्य है। अगला प्रश्न है कि उन प्राधिकारियों के नाम बताइए जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ दिलाई जा सकती है। तो उपरोक्त सभी इस संदर्भ में प्रावधान करते हैं कि धारा 297 दंड प्रक्रिया संहिता इस संदर्भ में प्रावधान करती है कि शपथ पत्र किन प्राधिकारियों के समक्ष शपथ पत्र ग्रहण किए जा सकेंगे। तो किसी भी न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष, किसी भी ओथ कमिश्नर अर्थात शपथ आयुक्त के समक्ष या नोटरी के समक्ष किए गए शपथ पत्रों का सत्यापन शपथ के रूप में शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। धारा 297 इस संदर्भ में प्रावधान करती है कि इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकेगा। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई भी न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई भी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर अर्थात ओथ कमिश्नर, नोटरी एक्ट के तहत नियुक्त कोई भी नोटरी। धारा 297 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि पूर्व दोष सिद्धि को किस प्रकार से साबित किया जाता है। तो पूर्व जो दोष सिद्धि होती है उसको उपरोक्त सभी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं धारा 298 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। पूर्व दोष सिद्धि को सिद्ध किए जाने के लिए निर्णय, आदेश या दंडादेश की प्रमाणित प्रति, सजा भुगतने का प्रमाण पत्र, सजा वारंट न्यायालय में प्रस्तुत करके इन सभी आधारों पर पूर्व दोष सिद्धि को साबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस परिस्थिति में अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया गया बयान उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। जब अभियुक्त फरार हो जाए ऐसी परिस्थिति में उसका बयान साक्ष्य में ग्राह्य है। अगला प्रश्न है कि क्या परिवादी का अभिभाषक उसकी ओर से न्यायालय में सरकारी केस में अंतिम बहस करने में विधितः सक्षम है। तो सहायक लोक अभियोजक की अनुज्ञा से न्यायालय के समक्ष अंतिम बहस कर सकता है। इस संदर्भ में प्रावधान करती है धारा 301। तो सीआरपीसी सेक्शन 301 उपधारा 2 इस संदर्भ में प्रावधान करती है जिसके अनुसार सहायक लोक अभियोजक की आज्ञा लेकर अनुज्ञा से न्यायालय के समक्ष वह अंतिम बहस कर सकता है। एक प्राइवेट एडवोकेट भी सरकारी केस में उसकी अंतिम बहस कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 उपधारा 2 इस संदर्भ में प्रावधान करती है जिसके अनुसार कहा गया कि किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी लीडर को अनुज्ञा देता है तो मामले का भार लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसे अनुदृष्ट लीडर को उसके लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से इस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप से तर्क पेश कर सकेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये पहला जो कथन है वह असत्य है जिसके अनुसार सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के पास वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो उच्च न्यायालय
उस अभियुक्त के लिए वकील नियुक्त करने के लिए सक्षम है। यह बात असत्य है। इसके विपरीत ये सभी बातें सत्य हैं, जिसके अनुसार अपराध बाबत पूर्ण व सत्य प्रकट करने की शर्त पर सह अपराधी को क्षमादान प्राप्त हो सकता है। सह अपराधी को क्षमादान का निर्देश देने हेतु वह न्यायालय सशक्त है जहां मामला सुपुर्द किया जाता है, और क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण उस अपराध के लिए होगा जिसमें उसको क्षमादान प्रदान किया गया है। प्रस्तुत प्रश्न सीआरपीसी धारा 304 व 306 से पूछा गया है। धारा 304 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। धारा 304 के अनुसार कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करवाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 304। तो यह कथन असत्य होगा। प्रस्तुत प्रश्न में हमें असत्य कथन चयन करना था। इसके विपरीत ये तीनों कथन सीआरपीसी की धारा 306 से पूछे गए हैं। धारा 306 प्रावधान करती है सह अपराधी के क्षमादान के संदर्भ में, जिसके अनुसार धारा 306 अपराध बाबत पूर्ण रूप से सत्य प्रकट करने की शर्त पर सह अपराधी को क्षमादान प्राप्त हो सकता है। सह अपराधी को क्षमादान के निर्देश हेतु वह न्यायालय सशक्त है जहां मामला सुपुर्द किया जाता है, और क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण उस अपराध के लिए होगा जिसमें उसको क्षमादान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां हमें पुनः एक असत्य कथन का चयन करना है, जिसके अनुसार असत्य कथन यह है कि एक बार अभियोजन बंद करने व अभियुक्त का कथन होने के पश्चात अभियोजन द्वारा किसी साक्षी को अथवा पूर्व परीक्षित साक्षी को पुनः बुलाया नहीं जा सकता। यह बात असत्य है, उसे बुलाया जा सकता है। और इस संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 311 प्रावधान करती है। धारा 311 के अनुसार आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर सम्मन कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि हाजिर है यद्यपि वह साक्षी के रूप में सम्मन ना किया गया हो परीक्षा कर सकता है, परंतु किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को सम्मन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, या उसको पुनः बुलाएगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा। सीआरपीसी की धारा 311। इसके विपरीत ये तीनों कथन सत्य हैं, अर्थात धारा 310 के अनुसार जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य का उचित विवेचन के प्रयोजन से न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया जा सकता है। धारा 310 स्थानीय निरीक्षण के संदर्भ में प्रावधान करती है। धारा 311 साक्ष्यों के पुनः बुलाए जाने और पुनः परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान करती है। धारा 313 अभियुक्त के लिखित प्रार्थना पत्र पर सक्षम साक्षी के रूप में उसका शपथ कथन अभिलिखित किया जा सकता है। अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति धारा 313 के अंतर्गत दी गई है, और धारा 315 के अंतर्गत अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर विदिता अभियोजन की साक्ष्य और अभियुक्त का कथन हो जाने के पश्चात दिया प्राप्त होता है। अभियुक्त व्यक्ति
का भी सक्षम साक्षी होना, ये धारा 315 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं कि अभियुक्त व्यक्ति भी एक सक्षम साक्षी होता है। कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और उसके विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित सभी जुडिशरी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।